वेलकम बैक, वेलकम बैक। आज फिर से मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ और हम क्लास 7th का ये लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल लेके आई हूँ, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करा रही हूँ। इसके पहले के जो 3 वीडियोस हैं वो आप देखिए, और ये हमारा अगला वीडियो है जो कि मैं स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट कराऊंगी। उसके पहले हमने स्टमक तक देखा था, स्टमक में कैसे होता है। क्योंकि हमारा वीडियो काफी लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में कर दिया। और आगे हम आज देखेंगे कि हम कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन का काम होता है। और इसके पहले मैंने स्टेप्स भी बताए थे, इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये 5 स्टेप बताए थे और उनके ऑर्गेन्स भी बताए थे। तो उसके लिए आप पिछले मेरे वीडियो जो है उसको व्यू कीजिए। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में भी इंफॉर्मेटिव होता है। ऐसा नहीं कि आप बीच में आपने छोड़ दिया, तो आपको लास्ट अगर समझ में नहीं आया तो अगले वीडियो की स्टार्टिंग भी समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और आई होप कि आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। पेरिस्टैटिक मूवमेंट के बारे में मैंने बताया, कैसे मूवमेंट होता है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई। तो अब हम आगे चलते हैं, फिर से स्क्रीन शेयरिंग। तो फिर से हमने जो पिछला वीडियो जहां से खत्म किया था, वहीं से हम ये वाला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें है द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। खाना हमारा स्टमक में आ गया, एसिडिक मीडियम में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आगे चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब खाना स्टमक में आ गया, पार्शियली डाइजेस्टेड खाना, तो अब स्टमक का काम खत्म। स्टमक ने बोला इसके बाद अब मैं कैरी नहीं कर सकता, अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में दिया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब दिया इसको, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये 7.5 मीटर लंबा होता है, लेकिन इसको स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वॉल जो है ये बहुत थिन है, बहुत वाइड नहीं है, नैरो है, काफी नैरो है, पतला है। आप अभी देखेंगे, पीछे भी आप डायग्राम में आपने देखा था। इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। लिवर और पेनक्रियाज में इसका जो एंजाइम्स वगैरह है जो कि इसको डाइजेस्ट करने में फूड को हेल्प करते हैं, तो वो लिवर और पेनक्रियाज का जितना भी एंजाइम्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन आपका एक कंटेनर है जहां पे सारी सब्जियां आपने डाल दी है पकने के लिए, और नमक और हल्दी जो आपके एंजाइम है वो आपने सीधे उस पतीले में, उस कंटेनर में डाल रखा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेम ऐसे हो रहा है, सारा आधा डाइजेस्टेड फूड जो है आपने उसमें डाला और एंजाइम्स उसको और डाइजेस्ट करने के लिए आ गए हैं। इसके बाद है द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। लीवर आपको राइट साइड में होता है। ये बार बार मैं डायग्राम मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जो है ये डायग्राम एक जगह है, नहीं तो फिर हाँ, ये देखिए, ये आपका क्या है, लीवर है। ये आपने देखा, ये पेनक्रियाज है, ये लीवर है, आपके राइट साइड में होता है। स्टमक आपके लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसा आपको ये दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है आपको कि राइट साइड में है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो इसको हम देखते हैं। अब हम चले वहीं पे। लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के ऊपर होता है, राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ध्यान रखिए, बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसमें कि बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये थोड़े देर के लिए एक सैक में स्टोर होता है, बस शॉर्ट टर्म के लिए। ये कहाँ है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो कभी कभी देखा है आपने, किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर केवल स्टोरिंग का काम वो कर रहा है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लीवर डायरेक्टली फिर उसमें डाल देगा अपना एंजाइम। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, ये कहाँ से हुआ आपको? ये लिवर से हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पड़ा। द पेनक्रियाज इज द लार्जेस्ट क्रीम कलर ग्लैंड। बिल्कुल क्रीम कलर का ग्लैंड होता है और स्टमक के नीचे होता है। आपने अभी देखा, फिर से वो जाके आप डायग्राम देख लीजिएगा, वो नीचे होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और पेनक्रियाटिक जूस अब निकलता है जो कि तीनों पे काम करता है। किस पे? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे।
और लास्ट में पेनक्रियास से जो जूसेज निकले उसने तीनों कंपोनेंट का डाइजेशन कंप्लीट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक आपका यहाँ पे है कि ये पेट का स्टमक का कैसे पता चला था। एक बार एक साइंटिस्ट थे, एक बार एक द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक आदमी थे जिसका नाम एलिक्स था और एक उनको गोली आके लगी थी और बुलेट लगी थी और उनका चेस्ट जो सीरियसली डैमेज हो गया था। तो अमेरिका के एक डॉक्टर थे, आर्मी डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट। The doctor saved the patient but he could not close the hole properly and left it bandaged। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि इनसाइड द स्टमक होल था एक, और उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया और उन्होंने ऐसा देखा कि स्टमक में चर्निंग फूड, और चर्निंग फूड की चर्निंग हो रही है स्टमक में। हम तो देख नहीं पाते, हम तो पढ़ रहे हैं, बट उन्होंने अपने आंख से देखा कि वहां चर्निंग हो रही है और उसके वॉल से जो है फ्लूइड निकल रहा है। ठीक है, वही फ्लूइड होगा, एक तो म्यूकस होगा और उस पर से HCl निकला होगा और जो कि मीडियम को एसिडिक बनाता होगा। End of the stomach open into an intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed। ठीक है, और जब तक थोड़ा सा जो डाइजेशन स्टमक में हो गया उसी के बाद उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा। तो ये एक्टिविटी ये देखा था उन्होंने। तो बाकी हम पीछे जाते हैं। तो आपने देखा पेनक्रियास जूस जो था उसने कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। सिंपलर फॉर्म मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में होगा? ग्लूकोज में। मैं यहाँ पे लिखती भी हूँ कार्बोहाइड्रेट किस में होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद स्मॉल पार्ट ग्लूकोज बन जाएगा। आप भी नोट डाउन कर लेंगे। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोटीन का एमिनो एसिड है, एमाइन ग्रुप प्लस एसिड ग्रुप। ठीक है, एमाइन ग्रुप और एसिड ग्रुप होता है इसलिए इसका नाम एमिनो एसिड पड़ा है। फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लेंगे, ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए। द partially digested food now reaches the lower part of the small intestine के नीचे वाले पार्ट में चला गया, where the intestinal juice complete the digestion of all component। नीचे वाले पार्ट में जब लोअर पार्ट में गया तो वहां हर कंपोनेंट का 100% डाइजेशन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, फिर मुझे सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इंटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड, ये मैंने लिख भी दिया है और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने देखा, हमने देखा कि डाइजेशन इसका हो गया। अब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद आप रिकॉल कीजिए अगला स्टेप मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे होते हैं। उसमें बहुत सारे विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लीजिए ये आपका एक ऐसे ही डायग्राम मैंने थोड़ा सा बनाया। स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए ये आपका है, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ फिर से। स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें बहुत सारे विलाई लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं और दे आर रिच सोर्स, मतलब बहुत ज्यादा ये ब्लड वेसल्स इसमें होते हैं। इसमें क्या होते हैं, विली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है तो ये सारे विली जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और खाने को एब्जॉर्ब करके, चूंकि ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड है तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हर बॉडी पार्ट्स में डाइजेस्टेड फूड को भेजने का काम करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। उसके बाद आपने देखा तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हुआ आपका, एब्जॉर्प्शन होने के बाद आपका ये चीज मैंने आपको समझा दिया। क्लियर कर दे हम, क्लियर माय ऑल डायग्राम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसमें क्या देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। और कैन यू गेस द व्हाट इज द रोल ऑफ विली? वो सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा एरिया दे रहा है, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा विलाई होंगे और हर न्यूट्रिएंट को कैरी करने के लिए बहुत ज्यादा विली होंगे और फिर वो कैरी करके ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी सेल्स में
भेज देते हैं। इच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स तो आपको पता है कि कौन सा है टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है, और ये खाने को जो है ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, हर कुछ को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यही लेके हर बॉडी सेल्स में गया। अब जब एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को विली जो है हर जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब via the blood vessels of different organ of the body where they are used to build complex substance such as, अब वहां पे जाके फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही बन गया। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जब अमीनो एसिड गया तो उसने फिर से जाके वहां पे प्रोटीन बनाया। तो जब दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन इन द सेल्स, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ एसिमिलेशन, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो वो कहाँ हो रहा है? डिफरेंट बॉडी सेल्स में हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन का सॉरी यूटिलाइजेशन, उपयोग कहाँ हो रहा है? उपयोग उसका डिफरेंट बॉडी सेल्स में उपयोग हो रहा है। हर बॉडी सेल्स जो है ग्लूकोज को यूज करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है ऑक्सीजन को लेके। अंडरस्टूड? मैं ये कभी और अच्छे से समझाऊंगी और दोनों को मिला के समझाऊंगी, तीनों सिस्टम को, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होके क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, और उसी से एनर्जी निकली। एनर्जी अब निकली है एनर्जी, डाइजेशन के बाद तुरंत एनर्जी नहीं निकली। वो एनर्जी जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगी। तो इसमें हर ऑर्गन आपको पार्ट ले रहा है। ब्रेन ने कमांड दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने खाने को डाइजेस्ट किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया? ऑक्सीजन लाके दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड ने क्या किया? उसको कैरी किया। अब जो बेकार का पार्ट है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से बाहर ले जाएगा। तो हर सिस्टम मिले हुए हैं। तो एसिमिलेशन कहाँ हो रहा है? डिफरेंट बॉडी सेल्स में हो रहा है। जैसे कि यहाँ है इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन ही तो हो रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी रिलीज हुई। और मेन हमें उस खाने से एनर्जी चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट वाले खाने से। एनर्जी गिविंग फूड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उससे एनर्जी निकलती है। तो हमने इतना सारा जो भी काम किया, खाना खाया, सब खाया, वो आपको पता है किसके लिए किया? इसी एनर्जी के लिए किया। ये मेन प्रोडक्ट हमारा एनर्जी है जिसके लिए हमने इतना काम किया, मेहनत की, इतना खाया पिया, डाइजेस्ट किया, सब किया उसी एनर्जी के लिए। जो एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं खेलने में, भागने में, दूसरे कामों में। तो अब हमारा खाना कहाँ गया? तो हमारे खाने का जब कंप्लीट डाइजेशन यहाँ हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना चला गया क्योंकि उसका खाना तो वही पूरा हो गया। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन में द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए इसको लार्ज बोलते हैं क्योंकि लंबाई में तो छोटा है बट काफी चौड़ा सा है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। Its function is to absorb water and some salt from the undigested food. Water absorb करेगा यहाँ पे, और absorption of nutrient कहाँ होगा? Small intestine में। पर water का absorption कहाँ होगा? Large intestine में। आप याद रखिए। The undigested food material, the remaining waste passes into the rectum and remain there as a semi-solid feces, और उसको fecal matter को क्या करते हैं? Remove through the anus from the time to time. This is called egestion. ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम इजेशन बोलते हैं। तो ये हमारा देखा आपने, सारा हो गया, डाइजेशन, इजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ये आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी क्योंकि अब इसके बाद आपको डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल है, और उसके बाद डाइजेशन इन अमीबा है, ये है, और फिर एनसीईआरटी करके इसके हम नोट्स वगैरह देखेंगे। तो ये आपका डाइजेशन था और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप इसको देखते रहिए और पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।